सभी का नमस्कार। आज की सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षा में सबका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 1 का आज हम अध्ययन शुरू करेंगे। इतिहास का अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये जब क्रांति शुरू हुई थी उससे पहले पूरे पेरिस नगर में विद्रोह का माहौल था। जनता राजा से नाराज थी क्योंकि जनता की मांगों की पूर्ति राजा के द्वारा नहीं हो रही थी। राजा अपने विलास और अपनी फिजूल खर्ची में व्यस्त था। अपनी फिजूल खर्ची के कारण और अपने विलास के कारण वो जनता के हितों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसी स्थिति में पेरिस नगर में टाउन हॉल के सामने 7,000 स्त्री और पुरुष वहां पर इकट्ठा हुए और उन्होंने जन सेना का निर्माण किया। जन सेना का निर्माण राजा का विरोध करने के लिए हुआ। विरोध करने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। हथियारों को प्राप्त करने के लिए जन सेना बास्तिल महल की तरफ गई। बास्तिल महल में भारी मात्रा में गोला बारूद था। उनको प्राप्त करने के लिए लोगों ने वहां पर आक्रमण किया और राजा के प्रति जो गुस्सा था वो पूरी तरह से निकाला। पूरे बास्तिल महल को नष्ट कर दिया। वहां की सेना के जो कमांडर थे वो भी संघर्ष में मारे गए। जेल के अंदर जो लोग थे उनको छुड़ा दिया गया और वहां से हथियारों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जन सेना का समूह वहां से आगे चला। इस प्रकार फ्रांस के पेरिस नगर से लोकतंत्र की शुरुआत हुई विद्रोह के रूप में। ठीक है, जब राजा को पता चला कि विद्रोह चरम पर है तो वह अपने स्वयं को बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया। उसके बाद फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना हुई और इन सारी घटनाओं को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए हम एक एक करके बिंदु का अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। फ्रांस की क्रांति के कारण 18वीं सदी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। उसके क्या कारण रहे? कारण का मतलब ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसके कारण से फ्रांस की क्रांति हुई। तो सबसे पहले है हमारा राजनीतिक परिस्थितियां। पहला बिंदु है राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, क्या राजनीतिक परिस्थितियां बनी शासन के अंदर जिससे ये क्रांति हुई। तो इसमें देखेंगे नंबर 1 राजतंत्र, यानी फ्रांस के अंदर राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था। राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा ही शक्तिशाली है और राजा का निर्णय ही कानून है और राजा की इच्छा ही कानून है। तो राजा को सर्वशक्तिमान माना जाता है। तो राजतंत्र था और राजतंत्र देवीय सिद्धांत पर आधारित था। देवीय सिद्धांत का मतलब होता है कि राजा की इच्छा को देवीय इच्छा माना जाता है, ईश्वर की इच्छा माना जाता है। राजा ने जो कह दिया वो ईश्वर की इच्छा है, उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए देवीय सिद्धांत के कारण राजा को सर्वशक्तिमान और सबसे ऊपर माना जाता था। इस प्रकार का शासन था जिसे राजतंत्र कहते थे, जो देवीय सिद्धांत पर आधारित था। फ्रांस के अंदर जो राजतंत्र था, जो राजा था, वो बुर्बो वंश का था। कौन से वंश का था? बुर्बो वंश। ठीक है ना। तो बुर्बो वंश का जो पहला राजा था लुई 14वां, जिसका शासनकाल 1643 से 1715 तक था, यानी इतने समय उसने शासन किया। लुई 14वां योग्य शासक था, लेकिन उसने भी जनता के हित के लिए ज्यादा कार्य नहीं किए, तो जनता इससे भी नाराज थी, लेकिन ये योग्य था। ठीक है ना। ये निरंकुश था और निरंकुश शासक होने के कारण यह जो कहता था वही कानून होता था, लेकिन जनता के हित में कार्य न करने के कारण जनता इससे नाराज थी, इसलिए इसको निरंकुश शासक कह सकते हैं लुई 14वां को। लुई 14वां के बाद में जो इसके उत्तराधिकारी थे लुई 15वां, लुई 16वां, ये दोनों ही योग्य नहीं थे, एक प्रकार से अयोग्य शासक थे। ठीक है। लुई 15वां 1715 से 1774 ईस्वी तक इसने शासन किया
यह एक प्रकार से आप देखेंगे कि यह अयोग्य शासक था, विलासी था, अदूरदर्शी था। यानी लुई 15वां जो शासक था वह अयोग्य था, वह शासन को सही ढंग से नहीं चला पा रहा था, वह विलासी था, अपने विलास के ऊपर ज्यादा धन खर्च करता था, जनता के हित में कार्य नहीं करता था। साथ में अदूरदर्शी था। अदूरदर्शी यानी अदूरदर्शी का तात्पर्य है कि शासक को यह ध्यान नहीं था कि जनता का भविष्य क्या होना चाहिए, जनता की मांगे क्या हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, राज्य के हित के लिए, उसके भविष्य के लिए क्या कार्य करने चाहिए। तो राजा में अदूरदर्शिता का एक प्रकार से कमी थी, यानी एक प्रकार से अदूरदर्शी शासक था, दूरदर्शी नहीं था। इसलिए लुई 15वां शासक भी अयोग्य, विलासी और अदूरदर्शी था। फिर है लुई 16वां। इसके बाद में लुई 16वां शासक बना 1774 से 1793 ईस्वी। ठीक है, इसका शासनकाल 1774 से 1793 ईस्वी रहा। और लुई 16वां भी अकर्मण्य, यानी यह कर्म नहीं करता था। ठीक है ना, अकर्मण्य शासक था। ये राज्य और जनता के हित के लिए कार्य नहीं करता था, सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अपने महल की शान शौकत के लिए ये धन खर्च करता था और इसने राज्य के हित के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया। इसलिए इसे ये हम क्या कहेंगे, अकर्मण्य शासक था, अयोग्य शासक था, निरंकुश था, यानी इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं था। निरंकुश का मतलब किसी का अंकुश नहीं था और अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता था। ठीक है ना, जिसके कारण से लुई 16वां से जनता काफी नाराज थी और लुई 16वां के शासनकाल में ही जनता ने विरोध किया और जनसेना का निर्माण किया। ठीक है, इसके बाद लुई 16वां की पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, जिसका विवाह लुई 16वां के साथ में हुआ और उसकी पत्नी बनी। मैरी एंटोइनेट एक फिजूल खर्ची करने वाली रानी थी। वह महल के ऊपर और स्वयं के ऊपर एक प्रकार से फिजूल खर्ची करती थी। जब जनता विद्रोह कर रही थी तो जनता ने उनसे रोटी की मांग की, तो रानी ने कहा कि कैक खा लो, रोटी की क्या आवश्यकता है। यानी रानी को यह भी पता नहीं था कि पेट रोटी से भरता है और जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाती है। वह सिर्फ अपने स्वार्थ में और अपने ऐशो आराम में लगी हुई थी। ठीक है ना, मैरी एंटोइनेट का लुई 16वां पर गहरा प्रभाव था और लुई 16वां जो है वह अपने रानी के प्रभाव के कारण राज्य और जनता के हित में निर्णय नहीं ले पाता था। इस कारण से जनता लुई 16वां से नाराज थी और जनता ने लुई 16वां के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया और शहर के टाउन हॉल के सामने जनसेना का निर्माण किया और जनसेना का निर्माण करके बास्तिल के किले पर आक्रमण किया और बास्तिल के किले को पूरी तरह से नष्ट करके, हथियारों को प्राप्त करके और जेल से लोगों को छुड़ाया, वहां के सेना के कमांडर को मारा। ठीक है ना, तो ये सब कुछ लुई 16वां के शासनकाल में हुआ। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं शासन पद्धति। तो लुई 16वां के शासनकाल में शासन पद्धति कैसी थी, यानी शासन कैसा था, नौकरशाही पर निर्भर। यानी लुई 16वां का शासन नौकरशाही पर निर्भर था। नौकरशाही यानी काम करने वाले कर्मचारी जो काम करते थे, ठीक है ना, राजा के लिए। ये सारे नौकरशाही जो थे अपनी इच्छा से कार्य करते थे और लुई 16वां का इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। एक प्रकार से नौकरशाही के ऊपर पूरा शासन निर्भर था। ये अपनी मनमानी करते थे सारे कर्मचारी और इन कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे करनी है न उसके कोई नियम थे और इन नौकरशाहियों की नियुक्ति वंशानुगत थी। यानी जो नौकरशाह में जो कर्मचारी जिस पद पर होता था उस पद पर उसका पुत्र ही कार्य करता था। किसी योग्य व्यक्ति को वहां पर नियुक्त नहीं किया जाता था क्योंकि योग्य कर्मचारियों के भर्ती के कोई नियम नहीं थे। इस कारण से नौकरशाही का शासन था और जिसके कारण से एक प्रकार से वंशानुगत को बढ़ावा मिल रहा था।
भ्रष्टाचार भी नौकरशाह में फैला हुआ था, शासन में फैला हुआ था। भ्रष्टाचार के कारण जो अयोग्य व्यक्ति होते थे वो पद पर कार्य करते थे, और योग्य व्यक्ति होते थे उन्हें पद पर कार्य करने का अवसर नहीं मिलता था। ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके कारण से लुई 16वां के शासनकाल में राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई, जिसके कारण से फ्रांस की क्रांति हुई। ठीक है, अब हम इसके बाद में बात करते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। फ्रांसीसी समाज कैसा था? हमने राजनीतिक परिस्थितियां देखी, अब फ्रांसीसी समाज की बात करते हैं। ठीक है ना? तो फ्रांसीसी समाज को समझने के लिए सबसे पहले बिंदु सन 1774। सन 1774 में लुई 16वां गद्दी पर बैठा, और ये बुर्बो वंश का शासक था। जैसा कि अपन ने यहां देखा, लुई 16वां जब गद्दी पर बैठा था सन 1774 में, तो उस समय जैसा कि हमने देखा कि जनता नाराज थी और विद्रोह का माहौल था। दूसरा नंबर है कि खजाना खाली था, फिजूल खर्ची हो रही थी महल के ऊपर, और राजा अपने स्वयं के ऊपर फिजूल खर्ची करता था। खजाना खाली हो गया था और जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी। वर्षाए महल की शान शौकत और स्वयं पर राजा के द्वारा फिजूल खर्ची हो रही थी। फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों, यहाँ पे उपनिवेशों का मतलब होता है कि कोई देश होता है तो उस देश के नियंत्रण में कोई दूसरा देश होता है या कोई क्षेत्र होता है नियंत्रण में, तो उसे उपनिवेश कहते हैं। जैसे भारत के ऊपर अंग्रेजों का नियंत्रण था तो भारत उस समय क्या था? गुलाम था, तो उपनिवेश था। उसी प्रकार से अमेरिका ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश। तो ऐसे 13 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से स्वतंत्र करवाने के लिए फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की, जिसके कारण से युद्ध में फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे, लिब्रे क्या है? लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है। तो फ्रांस के ऊपर 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्ज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने अमेरिका की युद्ध में सहायता की। किस लिए? 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से स्वतंत्र करवाने के लिए, जिसके कारण से फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्ज हो गया। यानी फ्रांस एक प्रकार से देखे तो कर्ज में डूब गया था और उसका खजाना खाली हो गया था, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉइंट है फ्रांसीसी सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा कर्ज में जाता था। जब फ्रांस पे बहुत बड़ा कर्ज हो गया था तो फ्रांसीसी सरकार का जो बजट होता था, ठीक है ना, जो आय का जो हिस्सा होता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा, यानी एक प्रकार से बजट का बड़ा हिस्सा फ्रांसीसी सरकार अपने कर्ज को चुकाने में वो चला जाता था, और पीछे जनता के हित के लिए, राज्य के हित के लिए धन नहीं होता था, जिसके कारण से न तो राज्य के हित में कार्य हो पा रहा था और जनता नाराज थी। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है शासन, यानी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सेना के रखरखाव, राज दरबार को चलाने के लिए, राज दरबारियों को देने के लिए वेतन, सेना को देने के लिए वेतन, और कार्यालय को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी। इन सभी की कमी के कारण फ्रांसीसी सरकार न तो सेना को आर्थिक मदद दे पा रही थी, न राज दरबार को दे पा रही थी, न कार्यालय को चला पा रही थी, न विश्वविद्यालय को चला पा रही थी, क्योंकि फ्रांस के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया था और उसका बहुत सारा धन जो है ये कर्ज को चुकाने में चला जाता था, जिसके कारण से उसके शासन में सेना, राज दरबार, कार्यालय और विश्वविद्यालयों को चलाने हेतु धन नहीं था। ऐसी स्थिति में शासन ने, यानी कि फ्रांसीसी शासन ने धन को प्राप्त करने के लिए करों में वृद्धि की। किसने वृद्धि की? करों में, टैक्स में वृद्धि की, और जनता पर भारी भरकम कर डाल दिया, जिससे जनता नाराज होगी कि हम इतना सारा कर कहां से देंगे, जबकि राजा हमारे हित में कोई कार्य नहीं करता, तो नाराजगी बढ़ती गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रांसीसी समाज के अंदर धीरे धीरे राजा के प्रति जो है नाराजगी बढ़ रही थी, क्योंकि राजा जो है जनता के और समाज के हित में कार्य नहीं कर रहा था। एक प्रकार से शासन के ऊपर कर्ज बढ़ गया था। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जनता की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही थी।
हम यहाँ पे बिंदु पढ़ रहे हैं फ्रांसीसी समाज। यहाँ पे फ्रांसीसी समाज को 3 भागों में बांटा गया है। फ्रांसीसी समाज का विभाजन, फ्रांसीसी समाज का जो पहला भाग है प्रथम एस्टेट जिसको कहते हैं। तो प्रथम एस्टेट में कौन लोग आते थे? समाज के पादरी वर्ग जो चर्च में होते हैं, पादरी होते हैं, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे चर्च में पादरी हुआ करते थे। ये बड़े शक्तिशाली होते थे और इनका आदेश राजा भी मानता था, जनता भी मानती थी, और ये पादरी जनता से कर भी लेते थे, राजा भी लेता था और ये भी लेते थे। तो ये शक्तिशाली होते थे, समाज में सबसे ऊपर होते थे। इसलिए कहते हैं कि प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग होता था और इनके निर्णय राजा को मान्य होते थे। दूसरा जो समाज का वर्ग था द्वितीय एस्टेट, यानी कि दूसरा एस्टेट, यानी समाज का दूसरा वर्ग। तो इसमें जो लोग होते थे उनको कहते थे कुलीन वर्ग के लोग। तो कुलीन वर्ग के लोग यानी संपन्न लोग, अमीर लोग होते थे, ठीक है ना। और ये अमीर लोग जो है राजा की सहायता करते थे धन के द्वारा, और इनकी इच्छाओं का ध्यान राजाओं को रखना पड़ता था। और ये जो निम्न वर्ग के लोग होते थे उनके ऊपर अत्याचार करते थे और अपनी मनमानी करते थे। तो यानी ये कुलीन वर्ग के लोगों का भी फ्रांस के शासन में एक प्रकार से नियंत्रण था। समाज के अंदर तीसरे प्रकार के लोग थे तृतीय एस्टेट, यानी तृतीय एस्टेट में व्यापारी होते थे, व्यवसायी होते थे, जो व्यापार करते थे, व्यवसाय करते थे, ये भी धनवान होते थे। वकील होते थे, ठीक है ना, ये भी धनवान होते थे। यानी जो नौकरी करते थे, जो व्यापारी होते थे, जो व्यवसायी होते थे, ये सब धनवान होते थे। लेकिन इसमें जो दूसरा था किसान, यानी एक तो किसान होता था जिसके पास जमीन होती थी तो वो होते थे बड़े किसान, एक होते थे छोटे किसान जिनके पास भूमि नहीं होती थी या दूसरे खेत में काम करते थे तो वो गरीब हुआ करते थे। मजदूर यानी कि जो भूमिहीन मजदूर होते थे जिनके पास भूमि नहीं होती थी, और या तो वो किसी संपन्न व्यक्ति के यहाँ मजदूरी करते थे या किसी खेत पे मजदूरी करते थे या किसी और जगह मजदूरी करते थे। तो ये भी लोग जो होते थे एक प्रकार से समाज के सबसे गरीब लोग होते थे, और कारीगर भी होते थे। तो इसमें हम देखते हैं कि तृतीय एस्टेट में व्यापारी, व्यवसायी, वकील ये संपन्न होते थे, लेकिन किसान, मजदूर, कारीगर ये सब गरीब लोग होते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी समाज का विभाजन 3 भागों में किया गया, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तीसरा है तृतीय एस्टेट। इन तीनों को हम आगे की कक्षा में समझेंगे कि प्रथम एस्टेट का समाज कैसा था, द्वितीय एस्टेट का समाज कैसा था और तृतीय एस्टेट का समाज कैसा था। इनको हम आगे की ऑनलाइन कक्षा में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।